प्यार, सम्मान और अपमान तीनों एक ही तरह का निवेश होता है। यानी कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से इसका रिटर्न भी मिलता है। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 साथ की बड़ी बात में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो खबरों का रुख करने के पहले सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर एक नजर। आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 64 देशों के NRI को करेंगे संबोधित। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज दूसरा दिन। 14 खेलों में करीब 2200 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 10 जनवरी को होगा समापन। भोपाल में करनी सेना का आंदोलन जारी। आर्थिक आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं 4 राज्यों के राजपूत। ट्रक चोरी के आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने रायपुर पहुंची बिहार पुलिस। बिहार, यूपी और झारखंड के पीड़ित ट्रक मालिक भी पहुंचे राजधानी। भिलाई पुलिस को ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ फिर मिली बड़ी सफलता। महादेव ऐप के 2 ब्रांच को किया ध्वस्त। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केशकाल घाट पर यातायात बहाल। कल शाम घाट की दूसरी मोड़ पर ट्रक खराब होने से देर रात तक लगा रहा जाम। ठंड के चलते जाम में फंसे राहगीर होते रहे परेशान। और देश के 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट जारी। अगले 2 दिन तक घने कोहरे और शीतलहर से राहत नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी कोल्ड डे। हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। जी हां, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल इसका आगाज हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। पीएम मोदी वायुसेना के विमान से सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:05 पर एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो पहुंच जाएंगे, जहां पर 64 देशों से आए NRI और मुख्य अतिथियों को वो संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर लगभग 2:30 बजे दिल्ली के लिए वो वापस रवाना होंगे। आपको बता दें कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। 10 जनवरी यानी कि कल सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने जा रही हैं और 27 प्रवासी भारतीयों को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित भी करेंगे। तो आज इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए ये सम्मेलन है। 64 देशों से NRI पहुंचे हुए हैं। 2800 से भी ज्यादा NRI इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इंदौर पूरी तरह से तैयार और अतिथियों का स्वागत कर रहा है। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, 10 बजे वो पहुंचेंगे। 10:05 पर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 15 मिनट में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर वो पहुंचेंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 64 देशों से आए NRIs को इसके बाद वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में संबोधित करेंगे। 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ही पहुंचेंगे और उसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन में NRIs को वो संबोधित करेंगे। 74 देशों से इसमें NRIs पहुंचे हैं। 2800 से भी ज्यादा NRIs इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कल भी IBC 24 ने आपको दिखाया कि लोग कितने उत्साहित हैं। अलग अलग जगहों में वो पहुंच रहे हैं। सम्मेलन के बाद इंदौर के अलग अलग गलियों में, सड़कों में वो घूमते नजर आए। और आज बेहद खास रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिए ये दिन, क्योंकि इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसके समापन समारोह में सम्मिलित होंगी। और अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आज की बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति भी विशेष अतिथि के तौर पर इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो आज का दिन इस सम्मेलन के लिए बेहद खास रहने वाला है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो तमाम
बड़े नाम इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तो बात जब इंदौर की हो तो छप्पन दुकान का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। छप्पन दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने छप्पन दुकान पर अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सीएम ने कहा कि इंदौर शहर अद्भुत है और यहाँ की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उन्होंने दिल खोलकर प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया है। कई प्रवासी भारतीयों ने इंदौर शहर में इन्वेस्ट करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम ने मंच से गाना भी गुनगुनाया। इंदौर ने अद्भुत कार्यक्रम दिया और कहा कि होटल में काहे को ठहरा रहे हो, घर के द्वार खुले, हमारे घर में ठहराओ, हम दिल में ठहराएंगे। और आज कई प्रवासी भारतीय भाई बहन यहाँ आए हैं, छप्पन दुकान, वो घरों में ठहरे, अभिभूत है, आनंदित है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे एनआरआईज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सम्मेलन और भगत के सभी गदगद हैं। वहीं लंदन और फ्लोरिडा से भी लोग इंदौर पहुंचे हैं और ऐसे ही एक एनआरआई से हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने बातचीत की। देखिए। इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। छप्पन दुकान पे कुछ प्रवासी भारतीय यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले आपका शुभ नाम बताएं और आप कहाँ से आए ये बताएं। मेरा नाम अपूर्वा सरल है, मैं लंदन से आई हूँ। मैम, इंदौर आप आए हैं, इंदौर को जिस तरीके से सजाया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए, उसके लिए पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सुपर्ब जॉब, बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा काम किया है। और सीएम पीएम से लेके एक एक इंसान जिसने चाहे वो स्ट्रीट साफ करी हो, चाहे बैरिस्टर्स लगाए हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो मुझे खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पहली बात तो टुडे आई हैड ए कन्वर्सेशन विद सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। You never know, tomorrow I'll meet Modi also, or Murmu, or Draupadi Murmu also. So this is a privilege to me. I never expected if I would have stayed here, I would have gotten that privilege. So my question for you about Indore cleanliness, 6 बार लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं और 7वीं बार भी इंदौर शहर जो है, you are in the cleanest city of India. आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कल मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, जब मैंने देखा कि वो बहुत बड़ी ट्रक्स पूरे रोड साफ कर रही हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे बहुत सारे लोग रोड वगैरह साफ कर रहे थे, तो मुझे एक विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे शहर के अंदर आते गए, हमने देखा कि वास्तव में शहर सफाई साफ हो गया। में फ्लोरिडा से प्रवासी भारतीय थे, उसके बाद में यूएस से जो प्रवासी भारतीय वो लोग आए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर शहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर भी वो काफी खुश हैं। नरेंद्र सिंह पवार के साथ अभी हिम्मत सिसोदिया। चलिए, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आज भी लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब बात करेंगे ठंड की, मौसम के अपडेट की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के 8 जिले शीतलहर की चपेट में रहने वाले हैं, जिसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, पेंड्रा रोड और दुर्ग से लगे कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो कबीरधाम में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री रहा। रायपुर के लभांडी में 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान गिरा है। तो वहीं कोरिया के तापमान की अगर बात करें तो यहाँ 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह से बिलासपुर का तापमान न्यूनतम 8.0 डिग्री, बड़ौदा बाजार में 6.8 डिग्री, दंतेवाड़ा में 5.9 डिग्री, बीजापुर में 7.2, बस्तर में 7.1, कांकेर में 5.8, दुर्ग में 8.2 डिग्री। इसी तरह से मुंगेली की अगर बात करें तो 6 डिग्री न्यूनतम तापमान यहां जा पहुंचा है।
रायगढ़ में भी कड़ाके की ठंड के बीच 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी एस.के. अवस्थी का कहना है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और भी संभावित है। प्रदेश के 8 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कोल्ड का कर्फ्यू लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार 7वां दिन कोल्ड डे घोषित किया गया है। पन्ना, सतना, यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। जबलपुर और शहडोल और टीकमगढ़ में तो पाला पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी कर दिया है। कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। ग्वालियर, चंबल में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं नौगांव में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो नौगांव लगातार देश का दूसरा ठंडा शहर घोषित किया गया है। और लगातार हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आप तक मौसम का हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह सुप्रिया पांडे और विवेक पटैया इस वक्त अपने अपने प्रदेशों से है। विवेक, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार 8वां दिन कोल्ड डे, शीतलहर के लिए और साथ ही घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या अपडेट आपके पास दर्शकों के लिए? मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। और हम यदि बात करें कोहरे की, तो कोहरा जो है वो कई अंचलों में कोहरा अभी भी बना हुआ है। खासकर सतना, रीवा, बुंदेलखंड, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिले हैं। इसके अलावा जबलपुर, इन जिलों में कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ ही पाले का भी असर दिखाई दे रहा है। पाला भी प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में पड़ रहा है। पाला फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। खासकर फल और फूल वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है। और यदि हम मौसम के तापमान की यदि हम बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी भोपाल का तापमान 6.2 डिग्री है मिनिमम जो तापमान है। और इसके अलावा यदि हम बात करें नौगांव का तापमान, तो नौगांव का तापमान -1 डिग्री के आसपास है, जो देश का सबसे ठंडा जो शहर है उसमें दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा यदि बात करें हम टीकमगढ़, छतरपुर, इन जिलों में जो तापमान है वो भी 2 से 3 डिग्री के आसपास है। ग्वालियर का तापमान 3 डिग्री बना हुआ है। मलाजखंड का तापमान 2 डिग्री बना हुआ है। इसके अलावा यदि बात करें जबलपुर का तापमान 3 डिग्री है। मतलब अब तापमान में जो है जो गिरावट का जो दौर है वो लगातार देखा जा रहा है। लगातार जो तापमान में गिरावट हो रही है। शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। बैतूल का तापमान 5 डिग्री बना हुआ है। पचमढ़ी जो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जिसको वहां तापमान 3 डिग्री के आसपास है। तो ये तापमान का जो न्यूनतम तापमान है यही लोगों को जो है सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। ठंड इसी तापमान के कारण जो ठंड जो है पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब धीरे धीरे जो तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा और ठंड से थोड़ी राहत अभी मिल सकती है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान में थोड़ा इजाफा हो सकता है, लेकिन दिन का तापमान जो है वो राहत भरे है। कल से जो दिन का तापमान हम देखें, मैक्सिमम तापमान जो रहा है कल रविवार को, वो राजधानी भोपाल का 23 डिग्री के आसपास रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पहले 18, 19, 20 के आसपास रहता था। तो मैक्सिमम तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मिनिमम तापमान जो है वो काफी परेशानी भरा है। और आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा इजाफा, मामूली इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर एक बार ठंड का इसी तरह का दौर चलेगा। लेकिन पाला और कोहरा ये काफी नुकसानदायक है। कोहरे के कारण यातायात दुर्घटनाएं भी होती है और ट्रेनों से लेकर वायु सेवाओं तक इसका असर पड़ता है। और पाला जो है वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। निश्चित तौर पर साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा हैं इस ठंड के, लेकिन एक अच्छी खबर जरूर आपने दी है कि हो सकता है कि अगले कुछ दिन ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। सुप्रिया, आपके पास क्या अपडेट? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन ऊपरी हिस्से की अगर बात करें तो ठंड इतनी ही पड़ती है, लेकिन अब तो नॉर्मली हर शहर में न्यूनतम तापमान काफी कम दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का ये कहना है कि इन जिलों में जो आवश्यक काम से ही जो लोग हैं वो बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को बचने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मौसम विभाग ने ये बताई है कि सुबह और शाम के समय में इन जिलों में कोहरे जैसी स्थितियाँ भी बन सकती है। वहीं स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। कुछ जिलों
जिलों में स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ऐसे में बच्चे भी स्कूल आकर बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे में पहली से 8वीं कक्षा तक की जो स्कूल है वो नहीं लगाया जा रहा है ठंड की वजह से। तो कहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है और मौसम विज्ञानी ने जैसे कि बताया कि 2 से 3 डिग्री तक तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो आज भी शीतलहर चलने की संभावना है और तापमान में गिरावट भी संभावित है। और उसके बाद फिर मौसम विभाग ने ये कहा है कि 10 जनवरी तक ऐसी ही स्थितियां रहेंगी, उसके बाद फिर तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। यानी कि 10 जनवरी तक लोगों को इसी तरीके से ठंड का एहसास होगा और उसके बाद फिर 10 जनवरी के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उन्होंने आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया। यानी कि प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट तो जारी किया ही है मौसम विभाग ने और बाकी जिलों को लेकर के भी कहा है कि लोगों को ठंड से बचने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो कबीरधाम जिले का दर्ज किया गया है और उसके बाद कोरिया, जशपुर समेत पूरे सरगुजा संभाग में शीतलहर जैसी स्थितियां है। बस्तर संभाग में भी शीतलहर जैसी स्थितियां हैं। रायपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 10 डिग्री तक जा पहुंचा है, वहीं लाभांडी का तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा है। तो रायपुर में भी काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जिस तरीके से यहां पर ठंड की अगर हम बात करें राजधानी में तो इतनी ठंड यहां पर नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पर भी काफी ठंड पड़ रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही प्रदेशों में ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन आप दोनों ने एक अच्छा अपडेट जरूर यहां पर दिया है कि आगामी 1-2 दिनों में थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिलेगी। इसीलिए IBC 24 भी लगातार ये अपील कर रहा है कि जनता अपना ख्याल रखें और आप दोनों भी अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि हम यहां से अपडेट्स पहुंचाते हैं लोगों तक। जनता अपने घर में टीवी में देख रही है, लेकिन आप लोग बाहर निकलते हैं, इस ठंड के बीच पहुंचकर हम तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। केशकाल घाट के दूसरी मोड़ पर रविवार शाम को करीब 5 बजे एक ट्रक खराब हो गया, जिससे घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गाड़ी की खराब होने के साथ साथ केशकाल शहर तक ये लाइन पहुंच चुकी थी। कड़ाके की ठंड में जाम में फंसे लोग खासे परेशान होते रहे। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कवायद शुरू की। जाम में जगदलपुर से रायपुर जा रही एम्बुलेंस भी फंसी रही। वहीं देर रात पुलिस जाम खुलवाने में सफल रही और उसके बाद फिर यातायात यहां पर सुचारू हुआ। तो केशकाल घाट पर किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी, ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। और आप इस बात से समझिए कि दूसरी मोड़ पर एक ट्रक बिगड़ा था, लेकिन क्योंकि ये केशकाल घाट है और अगर एक भी गाड़ी यहाँ पर खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है। और संडे का दिन था, संडे के दिन के होने की वजह से इस रास्ते पर काफी भीड़ भी थी और इसी वजह से वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लगी रही। हालांकि बाद में इस व्यवस्था को सुचारू करवाया गया। पुलिस की टीम वहां पर सूचना के बाद पहुंची और जिसके बाद केशकाल घाट की दूसरी मोड़ पर खड़े इस ट्रक को वहां से हटाया गया और उसके बाद यातायात संचालित किया गया। देखिए, ठंड के मौसम में लोग अक्सर बस्तर की ओर कूच करते हैं, बस्तर जाते हैं, क्योंकि वहां का जो मौसम है वो और भी सुहाना रहता है। तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, व्यूज बहुत अच्छे होते हैं और लोग जो सैलानी हैं वो भी वीकेंड्स पर बस्तर का रुख करते हैं। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि बाहर से भी लोग पहुंचते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं बस्तर का द्वार कहे जाने वाले केशकाल घाटी में काफी ज्यादा रश रहता है। और ऐसे में अगर एक भी गाड़ी वहां पर खराब हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाती है और शायद यही कल रात को भी वहां पर हुआ। एक ट्रक खराब होने की वजह से यहां पर लंबा जाम लगा रहा। प्रकाश नाग हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंबा जाम एक ट्रक की वजह से लगा रहा। कितने बजे ये खुला जाम? ये लगभग कल 5:30 बजे की घटना है, जब रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी, तभी घाट के ऊपर से दूसरे मोड़ पर क्योंकि घाट सकरा होने के कारण वहां खराब हो गई, जिसके चलते देखते ही धीरे धीरे जाम की स्थिति बन गई। जाम की ऐसी स्थिति बन गई कि पूरे शहरों में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं देखा जा रहा है कि जब गाड़ियों को एक ओर से पुलिस हटाने का प्रयास कर रही है, वहीं छोटी गाड़ियां अपने पहले निकलने के चक्कर में कहीं भी घुसाती जा रही थी, जिसके चलते लगभग 12:30 बज गया। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कड़ाके की ठंड पड़ी। ठंड के बीच में इस प्रकार का जाम लगने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस लगातार लोगों को समझाइश देते रही है, क्योंकि
क्रमबद्ध निकालना, लेकिन कहीं न कहीं लगातार अनियमितता बढ़ती गई और लोग परेशान रहे क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रतिदिन हजारों गाड़ियां चलती है और देखते देखते लगभग 12:30 बज गया और फिलहाल अभी भी खराब गाड़ियां तो जगह जगह खराब गाड़ियां घाट में पड़ी हुई है और कभी भी ऐसा निर्मित फिर हो सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप कभी भी बस्तर गए हैं और केशकाल घाट से गुजरे हैं तो ये आपको भी पता होगा कि केशकाल घाट काफी पेचीदा है और अगर वहां पर सुचारू रूप से गाड़ियां जाती नहीं रही तो एक लंबा जाम लग सकता है और ये खतरनाक भी है क्योंकि घाट है और घाट में अगर इस तरह से सैकड़ों की संख्या में गाड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये काफी परेशानी का सबब। लेकिन देखना होगा कि आगे अगर इस तरह से कोई भी गाड़ी खराब होती है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा पाते हैं। एक और खबर आपको ट्रक से ही जुड़ी हुई बता दें, जहां पर ट्रक चोरी के आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जाने के लिए बिहार पुलिस रायपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर के सदर थाने से 2 सदस्यीय टीम ने रायपुर पहुंचकर खनतराई थाने से पूरे मामले की जानकारी ली है। पुलिस के साथ बिहार, यूपी और झारखंड के साथ दूसरे राज्यों के पीड़ित ट्रक मालिक भी रायपुर पहुंचे। एक ट्रक मालिक ने यह बताया कि कनाडा में IBC 24 में खबर देखने के बाद उनको इस पूरे मामले की जानकारी हुई। पीड़ित ट्रक मालिक के मुताबिक उसने अपने ट्रक के गिरफ्तार सरगना नागेंद्र सिंह के जरिए सत्येंद्र सिंह को 90,000 रुपए महीने के किराए पर दिया और अपने बेटे के पास कनाडा चला गया था। 2-3 महीने के बाद आरोपी ने रुपए देने बंद कर दिए, जिसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी बंद आने लगा और इसके बाद उसे अपने साथ हुए धोखाधड़ी की जानकारी लगी। बता दें कि हाल ही में रायपुर पुलिस ने ट्रक चोरी के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी अलग अलग राज्यों से ट्रक किराए पर लेके चेसिस और इंजन नंबर बदलकर करीब इसे बेच दिया करते थे। आरोपियों ने करीब 300 ट्रकों की चोरी कर इसे बेचा है। वहीं मुजफ्फरपुर में ट्रक चोरी के 100 से ज्यादा FIR दर्ज हैं, जिसकी जांच में पुलिस रायपुर पहुंची। मेरी 2 ट्रक थी जो मैं सत्येंद्र को देख कर मैं कनाडा अपने बेटा के पास चला गया था। तो मुझे पता चला आपके IBC जो आपका IBC 24 है उसका कोई बाइट भेजा हमें, तो हमें पता चला। तो फिर हमने खोज की, मुजफ्फरपुर में FIR कराया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गाड़ी दिए, वो बोले कि सब कुछ मेरा रहेगा, ड्राइवर और ये सब मेरा रहेगा, आपको सिर्फ 90,000 रुपया पर मंथ एक गाड़ी का मिलेगा। 2-3 महीना पैसा दिए, उसके बाद में पैसा देना बंद कर दिए। फिर हम लोग मैंने बातचीत किए तो पता चला कि मैंने ये गाड़ी सब बिक चुकी है। तो एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, ये IBC 24 की खबर का ही असर है कि ये धोखाधड़ी उजागर हो पाई और अब कई राज्यों में जिस तरह से धोखाधड़ी हो रही थी उस पर एक नकेल कसी जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से IBC 24 ने पुलिस के खुलासे से पहले इस बात का खुलासा किया था, इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद पुलिस ने जो इस पूरे जो इसमें कार्रवाई की और इसमें कुल 11 आरोपियों को बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इनको गिरफ्तार किया। कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि करीब 285 ट्रकों की चोरी का खुलासा इसमें हुआ था और जो आरोपियों को रिमांड पे लेने के बाद इसमें पूछताछ में किया गया था कि 285 ट्रक उन्होंने चोरी करके बिहार, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र से ये इन्होंने चोरी किया और उसको यहाँ पे लाके बेचा है, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर। उसके बाद जो है पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को जेल में बंद किया था। उसके बाद जिस तरीके से इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस भी यहाँ आएगी और तो जो बिहार पुलिस जो है वो कल देर रात यहाँ रायपुर पहुंची है और सीधे खमतराई थाना में पहुंच के वहां पे उसने पूरे मामले की जानकारी ली है, दस्तावेज वहां पे अपने सुपुर्द किए हैं और उसके बाद जो है आज कोर्ट में उनको प्रोडक्शन वारंट के लिए इन सभी 11 जो आरोपी हैं उसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जाने के लिए उनको अपील करेगी, आज वहां आवेदन लगाएगी कोर्ट में। तो इसमें क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आई थी कि नागेंद्र और सत्येंद्र ये जो पटना के रहने वाले हैं और ये पूरे गैंग के जो अंतर्राज्यीय गैंग है, इसमें सिर्फ बिहार और छत्तीसगढ़ के ही नहीं, इसमें पूरे जो देश के जो बाकी राज्य हैं वहां पे भी इनका गिरोह का जो पूरा गैंग है वो उनके सदस्य वहां पे हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले को खोला था, खासतौर से रायपुर पुलिस की जो साइबर सेल है उसने इसमें जो मेहनत करी थी निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और 40 ट्रक जो थे चोरी के वो उसमें बरामद किए थे और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पे उनके साथ में आया, जिस तरीके से एक ट्रांसपोर्टर ने बताया
कि वो ट्रक देखे, क्योंकि 90,000 रुपए का लालच देते थे कि 90,000 रुपए महीना देंगे। ये 3 महीने उन्होंने दिए, उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, उसके बाद से ये ठगी का पूरा सिलसिला इनका शुरू हुआ। में खबर देखने के बाद ही ये पूरा मामला उजागर हुआ और अब पुलिस ने भी इसमें गिरफ्तारी की है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर कोट।